हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। आज की इस लाइव क्लास में अपन मैथ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से जुड़ जाओ लाइव सेशन में और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमारी ये मैथ की दूसरी क्लास है और इसमें हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो बेटा एक बार जल्दी से फटाफट से सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए। ओके, तो इस क्लास में अपन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 आईएमपी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन होंगे यानी कि गणित के। चलिए, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। ठीक है, आप लोगों को कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। चलिए बढ़िया। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्यूब। क्यूब की बात की गई है, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जो कि पूर्ण घन नहीं है। देखो यहाँ पे जो 343 है, ये बेटा हमारा 7 का होता है। ठीक है, जो 512 है वो हमारा 8 का होता है क्यूब। 729 हमारा 9 का होता है, लेकिन 625 हमारा क्यूब है वो नहीं होता है। 625 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है। 25 का वर्ग होता है 625, लेकिन यहाँ पे क्यूब यानी कि घन की बात की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसका क्यूब निकालोगे तो भी नहीं निकलेगा। चलिए क्यूब निकालते कैसे हैं, तो एलसीएम करके निकालते हैं। निकाल के देखते हैं इसका। ये कटेगा हमारा 5 से तो आएगा 125। 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 आएगा और 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब हमें पता है कि हम घन निकालने के लिए यानी कि क्यूब निकालने के लिए 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 है वो 3 बार है, इसलिए इसका जोड़ा तो बन जाएगा, लेकिन जो 1 5 है अकेला रह जाएगा। 1 5 कैसा रह गया, अकेला। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब कि 625 हमारा एक क्यूब है वो नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। 625 इज अ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो क्यूब में बेटा हम दो दो 3-3 के जोड़े बनाते हैं और स्क्वायर निकालने के लिए हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। 625 हमारा इस तरीके से कोई भी क्यूब है वो नहीं होगा। क्यूब का मतलब घन होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस, यदि x माइनस 1 अपॉन में है 2x बराबर में है 3 अपॉन में 4 हो तो x का मान है। देखो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है, x माइनस का 1 अपॉन में 2x और बराबर में हमारा 3 अपॉन में 4। x माइनस का 1 अपॉन में 2x बराबर में 3 अपॉन में 4। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू बतानी है। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई x के साथ में होगा तो 4x हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में हुआ तो माइनस का 4 हो गया। यहाँ पे देखो 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ में हुआ तो 6x हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6x को इस तरफ लेके आएंगे और 4 को उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x माइनस का 6x बराबर में माइनस का 4 था तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस 6x में से 4x चला गया तो बचा माइनस का 2x और बराबर में बचेगा 4 और x बराबर हो जाएगा हमारा 4 बटे में माइनस का 2। माइनस 2 का भाग 4 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस का 2 आएगा। यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x की वैल्यू आई है माइनस का 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन माइनस का 2 हो जाएगा। इजी, कुछ नहीं किया बेटा, इस क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व किया है ना। सिर्फ अपन ने इसमें इक्वेशन को सॉल्व किया और अपना जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो जल्दी से थम्स अप भेजो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं।
जल्दी से थम्स अप भेज दो अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो। सेंड थम्स अप इन लाइव चैट। जल्दी से फटाफट से एक बार थम्स अप भेज दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 का x प्रतिशत 64 हो तो x का मान है, देखो बोला गया है कि 24 का जो x% है वो कितना है बच्चों, वो हमारा 64 है। तो हमें x का मान है वो बताना है। 24 का x प्रतिशत 64 है। देखो इसको निकालते कैसे, बहुत इजी है। देखो बोला गया है कि ये 64 है वो 24 का कितने प्रतिशत है, x प्रतिशत है। तो x लिख देंगे, बट्टी में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। 64 है, 24 का x प्रतिशत है, तो 24 का मल्टीप्लाई किया x के साथ में और अपॉन में आ गया 100। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो का गुणा 64 के साथ में होगा तो हो जाएगा 6400 बराबर में हो जाएगा 24x। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6400 बटे में 24 बराबर में x। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, 2 से काट दीजिए तो ऊपर बचेगा 3200, नीचे बचेगा 12 और बराबर में हो जाएगा हमारा x। अब हम 3200 बटे 12 को भी काट देंगे, x बराबर 3200 बटे में 12, तो 12 दूनी 24, 6 दो 8 बचेगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 8 बचेगा, 12 छंग 72, 8 बचेगा, अपॉन में 12 आएगा। तो इसको आंसर हो जाएगा 266 सही। 8 बटे में 12 और 8 बटे में 12 को भी आप काट दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको ऐसे काट देंगे तो हो जाएगा 266, 4 बटे में, नहीं इसको 4 से काटेंगे तो आएगा 2 बटे में 3, है ना। 4 से 8 को काटेंगे तो 2 आएगा, 12 को काटेंगे तो 3 आएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो है 266 और 266 सही, 2 बटे में 3। यानी कि ये जो डी ऑप्शन दिया गया है वो इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन था, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। सर आपने बोला था कि कल एक मेथड करेंगे, डॉग कोई बात नहीं है बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। उस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो अपन उस मेथड को भी कर लेंगे, है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसको भी अपन कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन इसी तरीके से करते हैं, किसी का भी प्रतिशत निकालना हो तो उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं। 24 का अपन को x प्रतिशत निकालना था, इसलिए अपन ने 24 का गुणा किया x के साथ में और भाग कर दिया 100 से। क्योंकि अपन को 24 का x प्रतिशत 64 है वो पहले से दिया गया था, इसलिए अपन ने उसको लिख दिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसका आंसर है वो आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की क्रय कीमत 7,950 है, यदि इसे 18% लाभ पर बेचा जाए तो इसकी विक्रय कीमत होगी, यानी कि द परचेसिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। ठीक है, एक मिनट, चलो। तो क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि उसकी विक्रय कीमत है वो हमें बतानी है। विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है, सबसे पहले देखो हम वही लिखेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस का लाभ, क्रय मूल्य प्लस का लाभ, यानी कि एसपी, एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज तो दिया गया है 18%, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं बताया गया है कि कितने रुपए का है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर अपन ने प्रॉफिट निकाल लिया तो ये क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपन को पता है, लाभ प्रॉफिट जितना भी आएगा उसको अपन ऐड कर देंगे तो अपना जो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है वो निकल आएगा। तो प्रॉफिट निकालने का प्रॉफिट परसेंटेज का जो सूत्र होता है जिसको लाभ प्रतिशत बोलते हैं, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे में क्रय मूल्य
और गुणा में होता है हमारा 100, है ना, इससे निकालते हैं। अब देखो लाभ प्रतिशत अपन को दिया गया है कितना है, 18 है, तो यहाँ पे 18 रख देंगे। लाभ हमें पता नहीं है तो लाभ हमारा लाभ ही रहेगा। क्रय मूल्य हमें दिया गया है 7,950, तो हो जाएगा 7,950, और गुणा में आ जाएगा हमारा 100। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 गुणा में 795, और बटे में आ जाएगा 10, बराबर में हो जाएगा लाभ के 7,795, इसके गुणा में चला जाएगा, और जो 10 गुणा में था वो बटे में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, पचम 25, 5 नाम 45, 159 आएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। अब ये कितने से कटेगा, अच्छा अब ये नहीं कटेगा, तो इसका गुणा कर देंगे। 18 का गुणा 159 में करेंगे तो 18, 162 का 2 कैरी 6, 16, 106 का 6 कैरी 10, 18 एकम 18, 10 28, तो आ जाएगा 2,862, बच्चे में 5, बराबर में हो जाएगा लाभ। ठीक है, अब 2,862 में अपन 5 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपना, इसको भाग करेंगे तो आएगा पचम 25, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 572 रुपया का उसको लाभ है वो मिला है। कितने रुपए का लाभ मिला है, 572 का। विक्रय मूल्य निकालने के लिए बेटा इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7,950 प्लस 572.4, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 4 2 6, 5 4 2, अच्छा सॉरी, ये 4 का 4 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 5 12 हो जाएगा, 9 1 10 5 15 हो जाएगा, और ये 8, 8,522 आएगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में अपन को ये नहीं दिया गया है। एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, कहीं पे इक्वेशन तो गलत नहीं हो गई। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी इक्वेशन को रॉन्ग कर दिया, कैलकुलेशन गलत हो गई है। चलो फटाफट से इस कैलकुलेशन को ठीक कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे बचा था 18, यहाँ पे था लाभ, गुणा में 10, और बटे में बचा था हमारा 795, ये बचा था, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 गुणा में 795, और बटे में आ जाएगा हमारा 10, बराबर में हो जाएगा लाभ के। सॉल्व करेंगे तो 90 का 0 कैरी 9, 162, 171 का 1 कैरी 17, 126, 143, ठीक है, बटे में आएगा 10, बराबर में हो जाएगा लाभ के। जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि जो लाभ आएगा वो 1431 रुपए का आएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, जो लाभ आ रहा है वो 1431 आ रहा है। यहाँ पे लाभ को रख देंगे, लाभ हमारा 572 नहीं होगा, 1431 होगा। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 5 3 8 9 1 10 3 13 7 1 8 1 9, तो 9,381 रुपए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी।
क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है लाइव चैट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज होगा। द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 4% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट विल बी। ये क्या होगा? देखो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें गिवन क्या है। तो P इक्वल टू होता है अपना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया गया है अपन को 2500 यानी कि 2500 रुपए। R होता है अपना रेट जो दिया गया है 4%। T इक्वल टू दिया गया है 3 ईयर यानी कि वर्ष 3 साल। इसमें ना अपन को साधारण ब्याज बताना है। क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और अपॉन में आता है क्या? 100 आता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता होगा क्या होता है। P की वैल्यू है 2500, R की वैल्यू है 4, T की वैल्यू है 3 और इसके अपॉन में हो जाएगा क्या? 100। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का गुणा 4 के साथ में हुआ तो 100 आ गया, 100 का गुणा 3 के साथ में हुआ तो 300 आ गया। मतलब कि जो ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा? 300 रुपए होगा। तो डी ऑप्शन 300 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में जो आपको 300 दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन में जो 300 दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सही। लखन लखन राजा राजपाली, एकदम सही आंसर बेटा आपका 300 रुपए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कोई कार्य 6 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वही कार्य कितने समय में कर लेंगे? देखो ए है वो एक काम को 6 दिन में कर रहा है, बी जो है वो उस काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर लेंगे ये अपन को बताना है। दोनों जो कार्य करेंगे उसको ये कितने समय में कर लेंगे। देखो कल भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था बेटा, है ना। चलो आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ए कोई कार्य कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। जो ए है वो किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है ना। 1 मिनट का बस मुझे आप समय देना, थोड़ा सा मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है आवाज आपको मेरी ठीक आ रही होगी, है ना, अच्छी लाउड आ रही होगी। ओके, देखो ए कोई कार्य को 6 दिन में कर सकता है तो अपन लिखेंगे ए का एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6। वो 6 दिन में काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6 करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल। इसी तरीके से लिखते हैं, ए का जो एक दिन का काम होगा वो 1/6 होगा। बी का एक दिन का काम क्या होगा? बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो बी का जो एक दिन का काम हो जाएगा वो 1/12 हो जाएगा, क्योंकि बी वही काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ठीक है, अब दोनों का अपन को साथ में बताना था, है ना। तो ए तथा बी का काम, ए तथा बी का काम, ए तथा बी का काम क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/6 प्लस में 1/12। क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/12। दोनों को जोड़ दिया, इसका एलसीएम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एलसीएम। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। 6 का 12 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो 2 हो गया। 12 का
12 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 3/12। ठीक है, यानी कि 1 में ए प्लस बी का जो काम आया वो क्या आया, वो आया 3/12। ठीक है, ए और बी का जो काम आया वो क्या आया, 3/12 आया। एक दिन का काम आया है इनका, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, 1 में ए प्लस बी लिखेंगे, क्योंकि ये जो इनका काम आया है वो एक दिन का आया है। देखो अपन ने एक दिन का काम निकाला ना, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 3/12। ठीक है, इसको बेटा उल्टा कर देंगे, 1 में ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ए प्लस का बी, और यहाँ पे हो जाएगा 12/3। ए प्लस बी को ऊपर ले गए, 1 को नीचे लेके आए, तो इस तरीके से हो गया, है ना, उल्टा कर दिया। तो अब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 का भाग 12 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि a प्लस बी जब इस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। तो बी ऑप्शन में जो आपको 4 दिया गया था वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, लखन राजपाली बोल रहे हैं 4 आंसर, बहुत सही, 4 इसका आंसर होगा, है ना। तो अपन ने क्या किया, पहले एक दिन का ए का काम निकाला, फिर एक दिन का बी का काम निकाला, फिर दोनों का साथ में बताना था तो दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों एक दिन में जब साथ में काम करते हैं तो वो कुल कितना काम करते हैं, वो कुल काम करते हैं 3/12। अब अपन को बताना था कि वो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसके लिए उसको उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा। उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 12/3, 3 का भाग 12 में कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, काम को कितने दिन में करते हैं बच्चों, 4 दिन में करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5x - 3 9x + का 2 का गुणनफल होगा। ठीक है, जो दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 5x - का 3 9x + का 2, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो 5x - का 3 और 9x + का 2, सबसे पहले इस 5x का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 5x × 9x + का 2, फिर इस -3 का करेंगे तो लिखेंगे -3 और मल्टीप्लाई में आएगा 9x + का 2। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x का 9x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45x², 5 का 9 के साथ में हुआ तो 45, x का हुआ तो x², 5x का 2 के साथ में होगा तो हो जाएगा 10x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -3 का 9 के साथ में हुआ तो आ गया -27x, और -3 का 2 के साथ में हुआ तो हो गया -6। अब इसको सॉल्व करेंगे, -27x में से 10x चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 45x², ये बचेगा -17x, और ये बचेगा -6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45x² -17x और -6। यानी कि जो इसका आंसर है वो ए ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्थक सूर्यवंशी बोल रहे हैं सर नोट करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। बेटा ऐप में जब आप क्लास खत्म हो जाती है ना, तो ये पीपीटी जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपके ऐप में आपके बैच में डाल दी जाती है। आपको आपके बैच में जाना है, वहां पे कंटेंट का आपको एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, 103 का स्क्वायर का मान होगा। 103 के स्क्वायर का मान बताना था, है ना। अब दो तरीके हैं, या तो चलो मैं आपको इसका सिंपल सा तरीका बताता हूं। अपन को क्या बताना है, 103 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि अपन 103 का गुणा किसके साथ में करेंगे, 103 के साथ में करेंगे। तो वो आपको पूरा गुणा नहीं करना है, आपको इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक के साथ में कर देना है, आंसर आपको पता चल जाएगा। हम इसमें पूरा गुणा नहीं करेंगे, पूरा गुणा करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसका गुणा उसी के साथ में कर देंगे। तो 3 का गुणा 3 के साथ में होगा, मतलब कि क्या आएगा, 9 आएगा।
मतलब कि जो भी हमारा आंसर होगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वो 9 होगा। अब हम देख लेते हैं इन ऑप्शन में किसमें 9 दिया गया है। तो ना इसमें इकाई का अंक 9 है, ना इसमें इकाई का अंक 9 है, ना इसमें है। सिर्फ ए ऑप्शन में इकाई का अंक 9 दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? 10609 हो जाएगा, है ना। तो बेटा अपन इसी तरीके से चेक करते हैं, इकाई का अंक का गुणा इकाई के अंक के साथ में कर देते हैं। तो 3 इकाई का अंक था, इसका गुणा 3 के साथ नहीं करेंगे तो 9 आएगा, जबकि सिर्फ ए ऑप्शन में अपन को 9 दिया गया है इकाई का अंक, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया सार्थक, एकदम करेक्ट आंसर बताया है कृष्णा, लखन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ध्यान से सुन लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में काफी बार पूछा गया है कि वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो क्या कहलाती है? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। देखो वृत्त की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है, वृत्त की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है बच्चों, वो उसका व्यास यानी कि डायमीटर होती है। क्या होती है उसकी? डायमीटर, व्यास बोलते हैं, व्यास जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी कॉर्ड यानी कि जीवा होती है वो उसका व्यास होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो बी ऑप्शन में दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वो उसका व्यास होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, डायमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, षटभुज में अंतःकोणों का योग होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई में 180, ठीक है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन हेक्सागोन हमें बताना था। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो, चाहे उसमें 5 भुजाएं हो, चाहे उसमें 6 भुजाएं हो, चाहे उसमें 7 भुजाएं हो, कितनी भी भुजाएं हो। अब यहाँ पे बोला गया षटभुज, षटभुज को बोलते हैं हेक्सागोन, और इसमें जो भुजाएं होती है वो कितनी होती है? 6 भुजाएं होती है ना। तो इसमें 6 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसमें जो एन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। जितनी भी भुजाएं होती है, जितनी भी साइड होती है, वो हमारे इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू हो जाती है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे उसमें 7 भुजाएं हो, चाहे 8 भुजाएं हो, चाहे 3 भुजाएं हो, चाहे जितनी हो। अपन यहाँ पे एन की जगह पे 6 रख देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस का 2 गुणा में 180। 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पे गुणा में हो जाएगा 180। 180 का गुणा 4 के साथ में होगा तो 18 दूनी 36, 18 × 54, 18 72, यानी कि 720 डिग्री। तो षटभुज में जो अंतःकोणों का योग होगा वो 720 होगा, ठीक है। कितना होगा? 720 होगा। इसी फॉर्मूले से बेटा आप चतुर्भुज के लिए भी निकाल सकते हो। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, इसलिए एन का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 गुणा में 180। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, गुणा में हो जाएगा 180। 180 में 2 के साथ में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि चतुर्भुज के जो अंतःकोणों का योग है वो कितना है? 360 है, ओके। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले से आप किसी का भी निकाल सकते हो, चाहे उसमें कितनी भी भुजाएं हो, कितनी भी साइड्स हो, आप उसका इजीली कैलकुलेट है वो कर पाओगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कैसा है? इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तब इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। कल मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व है वो करते हैं। जो एक क्वेश्चन है इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो अगर जिस बच्चे को याद होगा वो फटाफट से बता देगा, है ना।
तो जल्दी से बताओ क्या करते हैं अपन इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। कल मैंने देखो पूरा ये सिखाया था, तो जिसको भी याद होगा वो इसको कर लेगा, बहुत जल्दी कर लेगा। आंसर बताइए बच्चों इसका क्या होगा। देखो, त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखो, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है बेटा A1/A2 बराबर होता है अपना R1/R2 और इसका स्क्वायर, है ना। A1 पहले वृत्त का क्षेत्रफल है, A2 दूसरे वृत्त का है, R1 पहले की त्रिज्या है, R2 दूसरे की है, तो इसका स्क्वायर होता है। वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा A1/A2 बराबर में हो जाएगा R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 3, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा हमारा 4/9, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। ध्यान रखना, अपन हमेशा बेटा क्या करते हैं, इसमें जो त्रिज्याएं दी रहती है इनका वर्ग कर देते हैं। जब भी आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया जाए और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो अपन वर्ग कर देते हैं। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 4:9 हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा दांगी डी ऑप्शन बता रहे हैं बेटा, डी कैसे हो जाएगा, डी कैसे इसका आंसर हो जाएगा, डी थोड़ी होगा, है ना। डी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया जाए, क्षेत्रफल का अनुपात आपसे बोला जाए तो आप वर्ग कर दोगे। और मान लो अगर परिधि का पूछा गया है तो जितना आपका त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही आपका परिधि का होता है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जो त्रिज्या का दिया रहेगा वही आपका परिधि का भी हो जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो मैंने बताया था कि जो सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल हम इस क्वेश्चन को क्लास में पढ़ चुके हैं। सभी बच्चों को जिसने क्लास को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड किया होगा, कॉन्सेप्ट को समझा होगा, उससे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा, इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है हमारा 2πr कोष्टक r प्लस का h, ये होता है 2πr कोष्टक r प्लस का h होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन 2πr r प्लस का h करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। शगुन पांडे, सार्थक, लखन, कृष्णा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्रिक फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स। ताश की पत्ती से ईंट का पत्ता, ठीक है। देखो, ताश में बेटा कुल पत्ते कितने होते हैं, ध्यान से समझना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कुल पत्ते ताश में बेटा जो कुल पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। जिसमें चिड़िया, जिसको चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी के होते हैं बच्चों 13 पत्ते, पान पान के भी होते हैं 13 पत्ते, ईंट ईंट के भी होते हैं 13 पत्ते, और चिड़ी, पान, ईंट, और कुछ एक और होता है, मैंने ताश को खेला नहीं तो मुझे पता नहीं है, एक कोई चीज और होती है, चिड़ी, पान, ईंट, और एक चीज और होती है, उसके भी कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। तो हमें बताना कि ईंट के पत्ते की प्रायिकता कितनी है। देखो ईंट के पत्ते कितने हैं, ईंट के पत्ते टोटल होते हैं 13, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता ईंट के पत्ते हैं 13,
कुल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। इनके पत्ते कितने हैं? 13 है, और जो कुल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। 13 से 52 को काट देंगे तो 13 एकम 13, 13 चौको 52, यानी कि जो प्रायिकता होगी वो 1/4 हो जाएगी। तो ब्रेक का जो कार्ड है उसको इसमें से कार्ड्स में से निकालने के लिए, डेक ऑफ कार्ड्स इसमें निकालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 हो जाएगी। हुक्म बोला है, हुक्म, हाँ शायद हुक्म होता होगा, मुझे पता नहीं है, बच्चे आंसर बता रहे हैं हुक्म। तो इस तरीके से टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते आपके काले होते हैं, 26 पत्ते आपके लाल होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 1/4। ओके, बहुत बढ़िया। तो 1/4 है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन है। दिए गए आंकड़ों का माध्यिका हो गई। इन आंकड़ों की हमें माध्यिका बतानी, यानी कि मीडियन बताना है। देखो बहुत सिंपल है, मीडियन कैसे निकालते हैं बेटा? मीडियन निकालने का एक तरीका होता है, दो सूत्र होते हैं। अगर डेटा इवन है यानी कि सम है तो अलग होता है, विषम है तो अलग होता है। सबसे पहले हम डेटा को गिनते हैं कि सम है या फिर विषम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो डाटा दिया गया है वो कैसा है बच्चों? विषम है। ठीक है, मतलब n का मान क्या है? n का मान 7 है, और 7 कैसा है? हमारा विषम है। इसका मतलब ये होता है कि डेटा कितना है, तो अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 है। ठीक है, अब अपन इसको एक क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे छोटा है हमारा 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, फिर है 14, और फिर है हमारा 15, है ना, इस तरीके से। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अब देखो माध्यिका का जो सूत्र होता है, माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है, अगर हमारा डाटा कैसा हो, अगर जो हमें संख्या दी गई है वो विषम हो, तो हमारा माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस में 1/2, n प्लस अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1/2, जो टर्म होती है, जो पद होता है वो हमारा माध्यिका होती है। n की वैल्यू रखेंगे 7 तो हो जाएगा 7 प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा th। 7 और 1 8 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 और 1 8 हो गया, बटे में 2 आ गया, और ऊपर आ गया th। 2 का भाग 8 में करेंगे तो आएगा 4, और ऊपर क्या आ जाएगा? th आ जाएगा। मतलब कि इसकी जो चौथा पद है, जो चौथी टर्म है, वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब इसमें चौथी टर्म क्या है? तो 1 2 3 4, जो चौथी टर्म है वो हमारा 9 है, मतलब कि इसकी माध्यिका क्या होगी? 9 हो जाएगी। इसकी जो माध्यिका होगी वो क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चन में जो माध्यिका है उसको फाइंड करते हैं। इसको निकालने के लिए दो सूत्र होते हैं, अगर डाटा सम हो यानी कि इवन हो, और अगर डाटा ऑड हो यानी कि विषम हो, तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही होता है कि आप डाटा को बढ़ते क्रम में लिखो, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, पहले इस तरीके से लिख लो, फिर फॉर्मूला लगा दो, जौन सी भी टर्म आ रही हो वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? विच नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब? इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है? देखो 800 बेटा हमारी किसी भी संख्या की पूर्ण घन नहीं होती है, 832 भी नहीं होती है, लेकिन 729 होता है। 729 हमारा 9 का होता है ना? 9 का आप 3 बार गुणा करोगे क्या मिलेगा? 729 मिलेगा। यानी कि इसमें से जो पूर्ण घन है वो ए ऑप्शन 729 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, लखन प्रजापति एकदम करेक्ट आंसर है। कृष्णा दांगी, सार्थक, सूर्यवंशी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? 729 हो जाएगा। और
इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो एक एक नंबर है वो आपके पक्के होते जाएंगे, है ना। इस ऐसा क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कितनी समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान रहती है। बोला गया है कि कितनी समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं जानते हो आप क्या कहलाती हैं? चलो मैं बताता हूं समांतर रेखा क्या कहलाती हैं। तो इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। जिनके जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है बच्चों? वो हमेशा समान होती है ना। दूरी क्या होती है? समान दूरी होती है। तो जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कोई दो होती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? हमेशा समान होती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हाउ मेनी पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। सो द आंसर इज 2। जो दो रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है? समान होती है। ठीक है। दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी? समान होगी। बहुत बढ़िया। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी नहीं काटती। ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। शगुन पांडे सर मेरा नाम ले लो। बहुत बढ़िया शगुन, आपने भी एकदम करेक्ट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी को ए से भाग देने पर प्राप्त हल होगा। बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, इसको भाग करना है कितने से? ए से करना है। बहुत सिंपल है। ए का भाग ए स्क्वायर में करेंगे तो एक ए से एक कट जाएगा, ए आ जाएगा। ए से ए को काटेंगे तो सिर्फ बी बचेगा। यहाँ पे ए से ए कट जाएगा तो सिर्फ सी बचेगा। यानी कि इसको ए से भाग कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? ए बी सी आएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे काटने के लिए, ए स्क्वायर बटे में ए बी बटे में ए और सी ए सी बटे में ए। देखो ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए बचेगा। ए से ए कट जाएगा, पी बचेगा। ए से ए कट जाएगा, सी बचेगा। तो इस तरीके से इन दोनों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आया है। आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बहुत इजी से क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में काफी बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज द वैल्यू ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। एकदम सही बेटा, एकदम सही। 180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अच्छा आप मुझे जल्दी से बताओ कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज का तो 180 अंश होता है, चतुर्भुज का और बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज का 180 तो चतुर्भुज का कितना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, एकदम सही। 360, 360 डिग्री क्या हो जाएगा इसका? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। देखो सभी बच्चे एकदम फटाफट से आंसर है वो लिख रहे हैं, मतलब कि प्रिपरेशन सभी बच्चों की एकदम बढ़िया चल रही है। कार्तिक कुशवाहा, बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा नाम ले लो। तो बेटा जो सही आंसर बताएगा मैं उसका नाम लूंगा।
जैसे अभी जो सही आंसर बताया वो कृष्णा, विजय, लखन, अंजलि, इन सभी बच्चों ने बताया है। तो जो बच्चे सही आंसर बताएंगे उनका लाइव चैट में नाम है वो लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण का सही हल है। अच्छा, इसमें समीकरण तो गायब है, चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, इसमें समीकरण ही नहीं दिया गया है ना, छोड़ते हैं इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। परिमेय संख्याओं को के रूप में लिखा जाता है धनात्मक, भिन्न, ऋणात्मक या फिर शून्य। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या बेटा P अपॉन Q के रूप की होती हैं। मतलब जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, भिन्न, है ना, जिन संख्याओं को अपन भिन्न के रूप में लिखते हैं वो कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो भिन्न आ जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी जाती है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। बहुत बढ़िया। चलो, तो आज अपन को जो मैथ के 20 क्वेश्चन करने थे वो अपन ने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन रह गया है जो कि शायद यहाँ पे पीपीटी में नहीं दिख रहा है। चलो उस क्वेश्चन को और मैं आपको करा देता हूं। क्या है? समीकरण का सही हल है। चलिए इस क्वेश्चन को और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग करने में एरर हो गया है, पर चिंता की बात नहीं है क्योंकि मैं जल्दी से आपको इसका जो आंसर है वो बताने वाला हूं। ठीक है, 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को निकाल लेता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2x माइनस का 5 इक्वल टू, अच्छा ऐसे कर लेते 3x माइनस का 5 इक्वल टू 10। ठीक है, 3x माइनस का 5 इक्वल टू 10, इसका हमें मान बताना है। इसमें जो x की वैल्यू है वो हमें बतानी है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 3x बराबर हो जाएगा 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 प्लस का 5। 3x बराबर हो जाएगा हमारा 15। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 15। 10 और 5 जोड़ के 15। x बराबर आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 3, है ना। x बराबर क्या आ जाएगा? 15 डिवाइड बाई 3। 3 से 15 को काट देंगे तो आएगा 5। यानी कि जो x की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है? x की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 5। डी ऑप्शन में जो अपन को 5 दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन। ओके, अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन अ लाइव चैट। जिस भी क्वेश्चन में बेटा डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए। ओके, शगुन पांडे बोले हैं नो सर। बहुत बढ़िया। और कल आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है, आई थिंक कल आपकी इंग्लिश की क्लास होगी या फिर हिंदी की, जो भी होगी आपको कल नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। तो हमारी
दीक्षा मैम आपको हिंदी और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, ठीक है। तो कल दीक्षा मैम की क्लास होगी, आप लोगों से उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने उनकी अभी तक एक भी क्लास है वो अटेंड नहीं की होगी। ओके, सो देखो, जितने भी क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, आप लोगों की बेहतरीन तैयारी के लिए ही हमने ये जो बैच है वो लॉन्च किया है। बट मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया है उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज में बेटा आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस पेपर में सिर्फ उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करेगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें, और साथ में आपको पुराने सालों के पेपर को भी सॉल्व करना है। आपके बैच में कंटेंट में जो पेपर है पिछले पिछले 5 साल के वो डाल दिए गए हैं, तो आप उनकी क्लासेस को देख सकते हो और अपने पेपर को भी कंप्लीट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का बेटा जो प्राइस है वो सिर्फ 99 रुपए है। 99 रुपए में आपको 1000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब कि सिर्फ 10 रुपए में आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 10 रुपए में 100 क्वेश्चन, 1 रुपए में 10 क्वेश्चन, इस तरीके से प्राइस। टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो सिर्फ 99 रुपए है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, ठीक है। टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो सिर्फ 99 रुपीज है। तो 99 रुपीज में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, सो थैंक यू सो मच बच्चों आज की इस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।